मान लो 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4 के, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 6 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 8 के। अच्छा, बचपन में आप इनको ऐसे लिखा करते थे, डबल डॉट, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब मेरे को इसको हटा के इक्वल लाना है। क्या लाना है बेटा? इक्वल लाना है। ऐसे तो इक्वल है नहीं, ये इक्वल है नहीं। ठीक है, ये क्या है? प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। अब अगर मैं ये जो 4 है इसके डिवाइड में ले आऊं, क्या ले आऊं बेटा? इस 6 को भी इसके डिवाइड में ले आऊं, और इस 4 अपॉन में क्या ले आऊं? 8। तो यहां पर एक फिक्स वैल्यू आएगी सबकी, नहीं आ रही। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एक फिक्स वैल्यू आ रही है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका नाम मैंने रख दिया के। के की वैल्यू कितनी आ गई? तो सब कुछ सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? के आ रहा है। ये 4 डिवाइड में वापस आके इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। इधर आकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई में 6। इधर 8 इसके इधर आकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। मतलब 2 बराबर के इंटू 4। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है। ऐसा समझ में? अच्छा, अब के की वैल्यू पुट करके देखो, के की वैल्यू कितनी आई थी? हाफ आई थी अपने। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इक्वल टू 3 आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है जब ये प्रोपोर्शनल हटता है। मतलब अगर आपको कोई डिस्कवरी करनी हो तो आप क्या करो, उन चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करोगे। ये बढ़ाने पे ये चीज बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर मान लो एक चीज बढ़ाने पर फलाना चीज क्या हो रही है? घट रही है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अपॉन में लिख दिया जाता है। मान लो कि अगर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट रहा हो तो वो 1 अपॉन करके आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, जैसे कि एक मजदूर एक काम को 1 दिन में करता है, तो 2 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आधे दिन में। आधे दिन में। मतलब एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज क्या हो रही है? घट रही है। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरे पास एक केक है और खाने वाला भी कितना है? 1। जब मेरे पास खाने वाले 2 हो जाएंगे, सबको क्या मिलेगा? आधा आधा। तो लोग बढ़ते जाएंगे, मेरा केक क्या होता जाएगा? कम होते जाएंगे, है ना? तो ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं केक कम होता जा रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और केक बढ़ता जा रहा है, लोग उतने ही रह रहे, तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा ज्यादा मिलता जाएगा लोगों को। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला जब भी आपके आगे पढ़ोगे ना, ये जब भी प्रोपोर्शनली हटता है क्या लगता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? ये जो R होता है किसके इक्वल होता है? V अपॉन I के इक्वल होता है। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का समझ में आया? कई बच्चों को नहीं पता है, पता सीधा रट लेते हैं कि हाँ ये सिंबल हटा तो ये लगा। पर क्यों लगता है? ये 6th 7th क्लास की चीजें हैं, वो ढंग से पढ़नी होती है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। डिक्सा इज राइट। इतना ही है ओम्स लॉ। ठीक है, अब ये जो R आया है हमारे पास, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है V अपॉन I, इसकी यूनिट तो निकालनी पड़ेगी। तो V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट थी वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी बेटा? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर उसका नाम दिया इसने 1 ओम। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये आपका क्या कहलाता है? 1 ओम। 1 ओम। ओम शांति। ठीक है, आ गया ओम। ओम का सिंबल कैसे होता है? ऐसे हेडफोन बना दो। ठीक है, मोबाइल में डालते हैं ना अपन हेडफोन, हो गया 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम क्या होता है? जब 1 वोल्ट सप्लाई देने पर 1 एम्पियर करंट आपका पास होता है, तो उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को किससे शो किया जाता है? ऐसे जिगजैग लाइन से। अब रेजिस्टेंस कोई वायर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं की हुई है,
ये शो किया जाता है, क्या हुआ, बैठ जाओ। ठीक है, ये शो करता है कि मतलब यहाँ पर कोई आपका सोर्स लगा हुआ है, मान लो आपका यहाँ पर फैन लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है, जैसे बार बार फैन और बल्ब हम नहीं बताएंगे, वो कितना रेजिस्टेंस है, मतलब वायर को कितना मतलब वो उस सोर्स से, जैसे कि मान लो आपका कितना भी वोल्टेज सोर्स है उसमें से वो कितना वोल्टेज ले रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एक तो चक्की लगी हुई हो घर के अंदर, एक आपकी वॉशिंग मशीन लगी हुई हो, एक छोटा सा फैन लगा हो, तो सब अलग अलग क्या करेंगे, वोल्टेज को गेन करेंगे, तो सबका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग, मतलब कौन उस वोल्टेज को ज्यादा लेता है, तो कोई 2 ओम का होता है, कोई 4 ओम का होता है, कोई 10 ओम का होता है, कोई 20 ओम का होता है, कोई किलो ओम में भी आते हैं चीजें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कौन कितनी चीज को रजिस्ट करता है, इसलिए सबका वोल्टेज लेना भी क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका अलग अलग हमें क्या लेना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें फर्स्ट ओम, प्लस माइनस, एक मान लो 2 ओम ले रहा है, एक ले रहा है 10 ओम, एक ले रहा है 100 ओम, ये अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो ये वायर टेढ़ी-मेढ़ी नहीं है, अलग अलग आपके डिवाइस लगाए गए हैं। ठीक है, ये अगर डिवाइस नहीं होंगे तो करंट क्या होगा, बहुत फास्ट फ्लो हो जाएगा, इसी को तो कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो आपको कभी भी आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किट करना हो, एक वायर लो और एक प्लस वाले से माइनस वाले में डाल दो, उस घर की बिजली उड़ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आजकल सब एमसीबी लगाते तो एमसीबी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और उसको हटा दो, फिर आप एमसीबी चालू कर दो। ठीक है, ओम्स लॉ क्लियर? ओम्स लॉ का कुल मिलाकर कंसेप्ट ये होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, एक्सरसाइज राइट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है 2.0 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, समय पता है, V इज इक्वल टू आई आर, आर फाइंड आउट करना है तो V अपॉन आई, वोल्टेज कितना है 0.5 अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज कितना है, सॉरी वोल्टेज है आपका 2 है ना, 2 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट कितना है 0.5, इससे आपका रेजिस्टेंस निकलेगा 0.5 मतलब आधा, तो 2 डिवाइड में, या 2/1, तो 2/1 इंटू 2/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो R कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 ओम। इजी। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उतनी ज्यादा हमें क्या आएगी, बाधा आएगी। एक यहां से बोले कि भाई मटकी तक जा, ठीक है, यहाँ से बोले यहाँ से रामजोरा तक चले जा, जाने में दिक्कत आएगी हमको। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एक तो भाई कम डिस्टेंस पे हमको वोल्टेज भेजना हो और एक ज्यादा दूर तक भेजना हो, उसमें आपकी बाधाएं ज्यादा आएगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है, मैंने आपको रियोस्टेट बताया था, उनका वायर की जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना कम उसके अंदर वोल्टेज पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कहीं दूर अगर आपको वोल्टेज भेजना हो तो ज्यादा वोल्टेज भेजना पड़ता है, तब तक जाकर उनके घर पे 220 या 110 वोल्टेज आपके इंडिया में मोस्टली 220 वोल्ट भेजा जाता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इंडिया की। और इसमें आपका फर्स्ट उसने क्या कंडीशन देखा कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वायर की, रेजिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। सेकेंड उसने कंडीशन क्या देखी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मान लो ये आपकी वायर है, ठीक है, अब इसकी यहाँ पर कुछ रेडियस होगी कि नहीं होगी,
अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी इसकी मोटाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमें ये पता लगता है कि वायर की मोटाई कितनी है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता चला जाएगा तो मतलब क्या होगा, ज्यादा चार्ज आपका आसानी से पास हो सकता है, ज्यादा चार्ज आसानी से पहुंच सकता है, तो रेजिस्टेंस उसमें क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना बेटा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है जैसे जैसे हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन मैं लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, जैसे ये प्रोपोर्शन का सिंबल हटता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पर उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है हमारा रो। क्या है बेटा, रो L अपॉन A। इसकी जगह पर ये आया, यहाँ रो की वैल्यू आपको पता ही लगी गई होगी, ये हो जाएगा L या मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, ये जो डिवाइड में इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये होता है आपका रो। इस रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। क्या होता है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है कि वायर का मटेरियल कैसा है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो वायर की रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा वायर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, किसी चीज को रोकने की क्षमता। जैसे कि आप क्या यूज कर लोगे, मान लो आपने यूज कर लिया आयरन की वायर और एक यूज कर रहे हो सिल्वर की वायर, तो ज्यादा प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी किसके अंदर होगी, आयरन के अंदर, तो सही से फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, और सिल्वर की यूज करोगे जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, जिससे कि उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा मतलब वायर जितना क्या होगा, पतला होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब रोना है तो रोल ट्रिक तो यही है। ठीक है, कैसे भी करके याद करना है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रोना है तो रोल है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है वो ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ ऑफ वायर पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। यहां पर ये इस हिसाब से एक रियोस्टेट लगा रहा हूं मैं। ठीक है, बीच में ऐसे आपका सॉफ्ट आयरन है या फिर कोई सॉरी इंसुलेटर है, उसके ऊपर क्या हुआ बेटा, ऐसे वायर लपेटी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर कनेक्ट करूंगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, कितना 5 ओम का लगा दिया। ठीक है, नहीं लगाऊंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से अगर कनेक्ट करूंगा तो इसको पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर यहां पर पहुंचेगा ये। ठीक है, तब इसका लेंथ बढ़ रही है वायर की तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा। और अगर मैं इसको सीधा यहाँ पर पहुंचा दूंगा तो फटाक से पहुंच जाएगा बेटा। ठीक है, लेंथ ज्यादा इसको ट्रेवल नहीं करनी पड़ रही है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम पूरे। तो एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए रियोस्टेट को वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ रहे हो। अब दूसरा डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब वायर की मोटाई कितनी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं, ये वाला होता है आपके अर्थिंग का।
ऐसे देखा होगा ना, घर के अंदर सॉकेट होता है, ये अर्थिंग का होता है, एक होता है आपका फेज का, या फिर जिसमें से करंट आ रहा हो, और माइनस मतलब जिसमें से करंट जा रहा हो, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होने के लिए आपके पूरा जाना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये फेज और ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। अब ये दोनों तो छोटे ही होते हैं, ये वाला बड़ा किस लिए होता है? दरअसल आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपका हो गया गैजेट है, जैसे कि कूलर है, अगर कोई वायर उसको टच कर लेती है गलती से, अगर सर्किट हो जाता है, आजकल ज्यादातर प्लास्टिक की यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो गलती से कूलर के अंदर आपके वायर क्या हो गया, टच हो गया उसके, तो जो चार्ज होगा इस कूलर की बॉडी पे इकट्ठा हो जाएगा। अगर उसको कोई हाथ लगाएगा तो करंट उसकी बॉडी के थ्रू जाएगा और उसको झटका लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो करंट है हमें ना आए, इससे अच्छा यहाँ पर इसकी बॉडी से जो कनेक्शन होता है ना, वो हम किसको दे देते हैं, इस अर्थिंग वाले को दे देते हैं, और घर के बाहर ये जो तार हर अर्थिंग से लेकर एक खड्डे में डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो करंट वहां से अर्थ में चला जाए, हमारे थ्रू ना जाए। अगर बाई चांस करंट इसके लग भी रहा है तो कई बार बिजली के झटके लगते हैं लोगों के, क्योंकि वो अपने घर में अर्थिंग नहीं करवाते, मेरे घर में भी नहीं है इसलिए मेरे को भी झटके लगते हैं कभी कभार। इसलिए मैं क्या करता हूँ, या तो स्लीपर्स पहनता हूँ ताकि अर्थिंग कंप्लीट ना हो, या जूते पहनता हूँ, ठीक है, लकड़ी से चीज से उसको टच करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे अर्थिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो हमारे थ्रू वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो करंट आगे जाएगा कहां से, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है, सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है। आपने वो देखा होगा, कुर्सी के ऊपर बैठाते हैं किसी को, फिर पीछे से तौलिया मारते जोर जोर से, तो उससे फ्रिक्शन से क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पैर ऊपर कर, नीचे जमीन में टच मत करना। और जो फिर बाद में एक बच्चा आता है उसको टच करता है हल्का सा, उसको बोलते हैं तू चप्पल मत पहन, तू सीधा खड़ा रहे, और जब उसको टच करता है तो उसके अंदर से अर्थिंग हो जाती है और चार्ज जाता है, तो उसको भी झटका आता है, और जो टच कर रहा होता है उसको भी झटका आता है, ठीक है। ये आपके एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, ऐसी चेयर पे बैठना जिसके पीछे छेद हो, फिर मारना धार 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 पीछे, उस बच्चे को नहीं, उस चेयर को, उस चेयर के जो पार्टिकल्स है वो किसके अंदर चले जाएंगे, बच्चे के अंदर, ठीक है। चेयर इंसुलेटर है, प्लास्टिक की है, लोहे वाले पे मत बैठना, वरना मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, वो अर्थिंग होगा नहीं, वो जो टच करेगा उसके थ्रू वो चला जाएगा अंदर, ठीक है बेटा। अब हाँ, अब ये वायर मोटा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके क्या आएगा, करंट इसमें से फ्लो होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होकर चला जाएगा, जिससे किसी करंट ना आए। और जो इसके अंदर सॉकेट डालते हैं हम ऐसे यूं करके यूं अंदर, तो ये इस हिसाब से मान लो, ये आपके 3 होते हैं ना, ये आपका लाइव का हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया, और ये क्या हो गया, मेन, ठीक है। सॉकेट होता है ना इस हिसाब से डालते हो। तो अर्थिंग वाला क्या होता है, थोड़ा सा इन दोनों से क्या होता है, मोटा भी होता है, थोड़ा सा आगे भी होता है, ताकि लास्ट जो टच रहे वो किसका रहे, अर्थिंग का रहे। अगर कोई इसके अंदर चार्ज है तो इसके थ्रू आपके कहां चला जाए, अर्थ के अंदर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझ में आ गया बेटा, तो मोटा क्यों होता है। तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई होगी जिसके अंदर रेजिस्टिविटी सिल्वर की है बेटा आपके। अच्छा, रेजिस्टिविटी के पहले यूनिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, यूनिट तो निकलनी चाहिए। रेजिस्टिविटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, रोना है तो रोल ले, ए इधर आ जाएगा और एल इधर आ जाएगा नीचे, रो इज इक्वल टू ए आर अपॉन एल, ठीक है। अब ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस की कितनी हो गई, ओम, और लेंथ की क्या होती है यूनिट, मीटर। इस मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट। क्लियर। अभी रेजिस्टिविटी है, आगे 11th क्लास में कंडक्टिविटी भी पढ़ोगे। यस सर। साइंस लोगे तो साइंस में तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, ओम मीटर, ठीक है। अब मैं आपको सिल्वर की रेजिस्टिविटी बताऊंगा, उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ओम मीटर। ओम मीटर।
और एक रेजिस्टिविटी बताऊंगा आपको जो इंसुलेटर्स की। सबसे ज्यादा इंसुलेटर है आपका डायमंड, इसके अंदर बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, कॉम्पैक्ट होता है। इसका होता है 10⁻12 to 10⁻13 ओम मीटर, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है। और जो सिल्वर है इसकी रेजिस्टिविटी है 1.60 into 10⁻⁻8, मतलब माइनस में, मतलब और इसमें क्या लग रहा है, अपॉन में लग रहा है ना बेटा। तो इसकी बहुत कम रेजिस्टिविटी, इसकी बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं कॉपर की जगह? पता नहीं, सीधी बात है, सिल्वर की तारे यूज करेंगे, चोराएंगे, तारे ही चुरा के ले जाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए हम कॉपर की यूज करते हैं, क्लियर। इसके बाद में कॉपर का ही नंबर आता है। कॉपर की बताऊं आपको, ज्यादा फर्क नहीं है, 1.62 -8, तो हम कॉपर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस किस हिसाब से कनेक्टेड है, सीरीज में है, पैरेलल में है, ठीक है, और कैसे उनको फाइंड आउट करना होता है कि सम करना है, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा।